जय हिंद दोस्तों। तो अब आपके यूपी बोर्ड जो एग्जाम हुआ है 2024, तो अब मैं पेपर का सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। और जो लोग भी सेक्शन ए नहीं देखे हैं कृपया वे लोग सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चन को मिलान कर लें, तब सेक्शन बी को देखें। तो अब मैं सेक्शन बी के सवालों को हल करता हूं। इसमें पहला सवाल पूछा गया है, पहला का ये सवाल है, कॉट ए बराबर दिया है बी बाई ए और आपको सिद्ध करना है बी सेक ए बटा में ए कोसेक ए बराबर 1। ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। ये बी सेक को मैं 1 बटा कास लिख देता हूं, कॉस ए, और बाटा में ए, और कोसेक को मैं लिख देता हूं 1 बटा में साइन। अब ये b बटा में कॉस ए हो जाएगा और ये भिन्न का भाग है, पलट जाएगा, साइन ए और बटा में कॉस ए हो जाएगा। ये साइन ए बटा में कॉस ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये ए छूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा b बटा में साइन बटा में कास, ये tan ए हो जाएगा। तो b बाई ए इंटू tan ए, काट ए की वैल्यू b बाई ए है, तो tan ए की वैल्यू a बाई b हो जाएगा, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा a बाई b। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि प्रूव्ड हो गया है। अब इसमें हम लोग b देखते हैं। कह रहा है x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। कह रहा है कि एपी में कब होंगे, एपी में कह रहा है। तो एपी में होने का क्या होता है, यदि एपी में होगा तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस क्या होगा, T2 होगा। तो T2 का है x प्लस 8 है और माइनस T1 क्या है, 2x है। T3 क्या है, ये है T3, 3x प्लस 1 है और माइनस T2 क्या है, तो x प्लस क्या है, 8 है। अब इसी को हम लोग हल करते हैं, तो x प्लस 8 माइनस 2x, ये हल करेंगे तो 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। अब यह x में से 2x जाएगा, बचेगा x, यानी 8 माइनस x बराबर, इधर 3x में से x जाएगा, बचेगा 2x, और 1 में से 8 जाएगा, बचेगा माइनस 7। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर, तो 8 ये प्लस 7 हो जाएगा, ये माइनस 1 से उधर जाएगा प्लस 1, तो ये 8 7 15 हो जाएगा और 3x हो जाएगा, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ रहा है 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो यदि x का मान 5 हो जाएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा। आप देख भी सकते हैं, 5 दूना के 10 और 8 5 13, 5 3 15, 15 1 16, 3 3 का गैपिंग है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी हम लोग देखते हैं। 1 का सी देखा जाए, को आ रहा है कि सिद्ध कर लिए 2 का ऋण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तब इसे P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं 2√3 बराबर P बाई Q। अब यहां से 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो √3 इक्वल टू P बाई 2Q।
अब यहाँ पर देख सकते हैं यह पूर्णांक है, p पूर्णांक है और ये भी 2 इंटू क्यू, ये दोनों भी पूर्णांक होंगे। तो पूर्णांक और पूर्णांक ये मिलकर परिमेय हो जाएगा, परिमेय। और लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या अपरिमेय है। ये संख्या अपरिमेय है और इधर परिमेय है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, यह विरोधाभास है। और यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। और गलत क्या माना है, 2√3 एक परिमेय संख्या, यह गलत है। तो सही क्या होगा, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। लेफ्ट हैंड साइड की संख्या अपरिमेय, अपरिमेय, जबकि राइट हैंड साइड की संख्या, साइड की संख्या परिमेय है, परिमेय है तथा ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है। क्योंकि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पहला का डी क्या दिया है कि घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है आपको, घन का आयतन दिया है, v बराबर दिया है 729 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घातीय। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो पहले भुजा बराबर निकाल लेते हैं। भुजा बराबर होता है, इसका घनमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका घनमूल निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो 9 × 9 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो 6 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 और 9 9 81, तो 6 1 में 6 6 8 48, 486 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। अगला सवाल ई दिया है, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड एक संबंध 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया है, 2 - 3 दिया है, ये बिंदु ए मान लेता हूं मैं, और यह बिंदु बी मैं मान लेता हूं -4 और 6। कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको एक संबंध 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो मान लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक x और y है। तो इस बिंदु को आप क्या मानते हैं, x1 y1 मानते हैं। इस बिंदु को क्या मानते हैं, x2 और y2 मानते हैं। तो x बराबर क्या सूत्र होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। और y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1
बाटा में m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 का काम करता है, ये m2 का। तो m1 1 है, x2 -4 है, m2 2 है और x1 2 है। बाटा में m1 1 प्लस 2, तो ये -4 और ये +4 बाटा में 3, यानी कि 0 आ जा रहा है। अब इसको हल करते हैं, तो इसको आप हल करेंगे तो m1 1 है, y2 6 है, m2 2 है, y1 -3 है। तो ये आ जाएगा 6 बाटा में m1 प्लस m2 3 हो जाएगा। 6 - 6 बाटा में 3 यानी 0 आ जाएगा। अतः वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु होगा 0 0। अतः वह बिंदु 0 0 है। तो हमसे उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो वह बिंदु क्या है, 0 0 है। अब हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात करना है। अगला सवाल दिया है, माध्य ज्ञात करने के लिए दिया है। तो एक में दिया है वर्ग अंतराल, ये दिया है वर्ग अंतराल दिया है, और इधर आवृत्ति दिया है, आवृत्ति दिया है। तो हम लोग वर्ग अंतराल दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 दिया है। इसका मध्यमान निकालते हैं, मध्यमान अर्थात xi निकालते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, ये 15, यह 25, यह 35 और यह 45। और यह दिया है 8, दिया है 8, फिर उसके बाद दिया है 12, फिर दिया है 10 11 और 9, ये fi दिया है। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो 5 बटे 40, xi निकाल लेते हैं, fi। और ये 15 12, तो 12 पचे 60 को 0, हासिल 6, 12 कम 12 6 18 हो गया। 25 दहा में कितना हो जाएगा, 25 दहा में 250 हो जाएगा। और 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 के 33 और 5 38, 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, और 9 पचे 45 को 5 हासिल 4, और 9 चौके 36 4 40। अब इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा fi xi जोड़ेंगे, तो ये 5 5 10 को 0 हो जाएगा, और हासिल आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 4 12 12 8 8 16 4 20 5 25 25, और हासिल 1 था 26, 25 1 26, हासिल 2 हो जाएगा, 3 और 3 6 4 10 2 12, 1260 हो जाएगा। और ये सिग्मा fi निकालते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 40 10 50 हो जाएगा। तो x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा में सिग्मा fi। तो ये 1260 बटा में 50, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 दूना के 10, 1 बचेगा, 5 के 15, 1 बचेगा, और 5 दूना के 10। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 23.2। अब हम लोग सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5 प्रश्नों को हल करना है। इसमें से आपको कोई 5 प्रश्न ही हल करना है, लेकिन मैं आपको 6 क्वेश्चन हल कर देता हूं। जो 6 क्वेश्चन है, मैं उन 6 क्वेश्चनों को हल कर देता हूं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है, दूसरा का ए पूछा है। कह रहा है कि बिंदु इतना इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये कह रहा है कि ये बिंदु ए दिया है -6 और ये 10 दिया है, और यह बिंदु दिया है 3 और ये -8 बी, और एक बिंदु मान लीजिए सी दिया है -4 और 6। कह रहा है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि m1 और m2 के अनुपात में यह विभाजित करता है। तो x बराबर हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, m1 x2 m2 x1 बाटा में m1 प्लस m2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 और x2 है 3 प्लस m2 x1 है
-6 है और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 और x का मान कितना है -4 है। तो -4 का इसमें गुणा करेंगे -4 m1, इसमें गुणा करेंगे -4 m2 बराबर 3 m1, ये m2 है और ये हो जाएगा -6 m2। m1 को एक तरफ कीजिए, -4 m1, ये प्लस है -3 m1, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, -6 m2 और प्लस 4 m2, 4 3 7 -7 m1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 में से 4 जाएगा 2 m2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। m2 को इधर लेकर आ जाएंगे तो m1 बटा m2 बराबर 2/7 यानी कि m1 रेशियो m2 बराबर हो जाएगा 2:7। अर्थात जो -4 और 6 है उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:7 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है, एक बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु ए है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से बिंदु ए की जो दूरी है वो 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई मान लेते हैं यह बिंदु बी है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है ना। ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो जब समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो हम लोग अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार आपको लंब निकालना है। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए और प्लस बी और ए और माइनस बी, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 13.5 और इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1.5, ये आ जाएगा। अब इसी का आप लोगों को रूट निकालना है। तो देखिए ये होता है 15 गुणे 9 होता है, 15 9 कितना होता है 135 होता है और बटा में 10, और ये हो जाएगा 15 बटा में 10। देखिए ये जोड़ा बन रहा है तो 15 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और बटा में 10, 15 यहाँ 45 बटा में 10 यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग हल करते हैं सी सवाल। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमको एक त्रिभुज दिया है ये ए बी सी, कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है डीई, ठीक है ना। आपको दिया क्या है, दिया है कि एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी। जो रेखा है वो त्रिभुज को एक ही अनुपात में क्या कर रही है, बांट रही है, एक ही अनुपात में बांट रही है। तो इस त्रिभुज एबीसी में दिया है कि जो डीई है वह इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है।
हमसे कह रहा है कि यह तीसरी भुजा के समांतर होता है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, माना डी समांतर नहीं है बीसी के, ठीक है ना। तब माना डीई डैश, तब माना डीई डैश समांतर है बीसी के। तब हम लोगों ने मान लिया कि डीई डैश बीसी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा हम खींचते हैं तो वह शीर्ष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो AD बटा में DB बराबर हो जाएगा AE डैश बटा में E डैश C। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया है और ये हम लोगों ने निकाला, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो AE बटा में EC बराबर AE डैश बटा में E डैश C। अब आप देख सकते हैं AE बटा में EC बराबर है AE डैश और बटा में E डैश C। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब E डैश और E दोनों समपाती हो। ऐसा तभी संभव है जब E तथा E डैश समपाती हो। अतः जो DE है वो समांतर होगा किसके? BC के। DE जो है वो BC का होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, अन्यथा कभी असंभव नहीं होगा। अब हम लोग इसमें अगला सवाल क्या है? इसमें अगला सवाल है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है? y। तो दिया है अंकों का योग 12 है, यानी x प्लस y बराबर क्या दिया है? 12 दिया है। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब कह रहा है कि संख्या, तो हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या 10y प्लस x होगा, दहाई में 10 से गुणा। अंकों का स्थान बदल देने पर, तो अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या निकाल लीजिए। अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या, अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10x प्लस y। ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब ये कह रहा है हमसे कि अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या 10x प्लस y है। कह रहा है कि अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अर्थात यह जो संख्या है इस संख्या से 18 अधिक है, यह 18 अधिक है, तो इसको भी 18 क्या करिए? अधिक कर दीजिए। अब ये 10y है, इधर लेकर आइए, 10x ये प्लस x है, माइनस x ये y को लेकर चले जाइए उधर, तो 10y माइनस y प्लस 18। तो 10x में से x जाएगा 9x और 10y में से y जाएगा 9y प्लस 18। ये 9 से कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर आ जाएगा y प्लस 2। अब ये x का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 1 से x के जगह पर रखिए y प्लस 2 प्लस y बराबर 12। तो ये y 2y हो जाएगा, ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2, तो 12 में से 2 जाएगा 10, 2 5 10, y का मान आ गया 5। जब y का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 7। अब x का मान 7 आ गया। जब x का मान 7 आ गया तो हमारी संख्या ये है, तो संख्या 10 गुणे y का मान 5 और प्लस x का मान 7, 10 5 50 और 7 57।
तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 57 हो जाएगा। अब कह रहा है, ये ई वाला सवाल कह रहा है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। इसको हल करना है तो बिल्कुल आराम से आप हल कर सकते हैं। √3x², इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8√3 और √3 ये, तो 8 और इंटू 3 और 8 और 3 11 हो जाएगा। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 8x माइनस 3x प्लस 8√3 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे आप तो √3x माइनस 8, और यहाँ से √3 कॉमन है, माइनस √3 कॉमन है, तो यहाँ पे √3x और माइनस 8 बचेगा बराबर 0। तो ये कॉमन है, √3x माइनस 8 कॉमन है, तो x माइनस √3 बचेगा। अब एक बार इसको 0 करेंगे तो x बराबर 8/√3 आ जाएगा। इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। अगला क्या कह रहा है, आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो इधर दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया है, और ये दिया है आपका आवृत्ति, आवृत्ति दिया है। तो वर्ग अंतराल दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। अब आवृत्ति दिया है 2 दिया है, 8 दिया है, 20 दिया है, 15 दिया है, 5 दिया है। आवृत्ति ये FI है। हम CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो ये 2, 2, 8, 10, 2 और 8 10, 10, 20, 30, 30, 15, 45, 45 और 5 ये 50। तो n बराबर हमारा आ जाएगा, n बराबर सिग्मा FI, यह आ गया आपका 50। ठीक है। अब हम लोग माध्यिका वर्ग निकालते हैं, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, n/2 से। तो n माने 50/2, ये आ जाएगा आपका 25। अब 25 पड़ेगा इसमें 30 वाले में, जो कि 20, 30 वर्ग अंतराल में है, वर्ग अंतराल में है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र हम लोग लगाते हैं तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF और इंटू H होता है और अपान F। अब इसमें हम लोग सारा मान रखेंगे। तो L का मान हम लोग रखते हैं, L बराबर है आपका, L माने यह निम्न सीमा, तो L है आपका 20। n/2 हम लोगों ने ये निकाला ही है, n/2, तो n/2 आपका क्या है, 25 है। ठीक है। h का मान इसमें कितना अंतर है, वह h का मान है, तो h का मान आपका कितना है, 10 है। अब हम लोग CF लेंगे, संचयी बारंबारता लेंगे। संचयी बारंबारता जो होती है ठीक पहले की ली जाती है, संचयी बारंबारता जो है CF वो ठीक पहले की ली जाएगी। तो हम लोग 10 लेंगे, संचयी बारंबारता क्या लेंगे, 10। और F जो होता है ठीक उसी वर्ग की जो बारंबारता है या आवृत्ति है वो ली जाती है। इसमें रख देते हैं तो m बराबर L हो जाएगा 20, n/2 25 माइनस CF है आपका 10 और बाटा में H का मान भी 10 है और F का मान कितना है, 20 है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 20, 25 में से 10 जाएगा 15 बटा में 2, और ये 15 में 2 से भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। तो ये आप हल करेंगे तो 27 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका माध्यक या माध्यिका हो जाएगा 27.5।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 सवाल थे उन सवालों को हम लोगों ने हल कर लिया। अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों अर्धगोलीय हैं। ये देखिए, एक ठोस जो है बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है और दोनों सिरे अर्धगोली हैं, ये अर्धगोली है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 19 सेंटीमीटर, ये टोटल जो ऊंचाई है वह 19 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कह रहा है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोली हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई इतना है, बेलन की त्रिज्या इतना है, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बेलन की त्रिज्या है। जब ये बेलन की त्रिज्या है तो ये जो अर्धगोली है उनकी भी त्रिज्या यही हो जाएगी। तो ठोस का आयतन हमसे पूछा है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन किसके बराबर होगा? तो बेलन के आयतन प्लस दोनों अर्धगोलीय सिरों के आयतन। तो बेलन का आयतन और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो हम लोग निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन 2 इंटू अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर त्रिज्या यही होगा, पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7 और आर का स्क्वायर अर्थात 3.5 गुणे 3.5 और एच बेलन की ऊंचाई कितना होगा? तो इधर देखिए ये 3.5 ये भी होगा, 3.5 ये भी होगा। तो 3.5 ये 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो 19 में से 7 चला जाएगा तो 12 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की जो ऊंचाई होगी वह कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 2 दूना के 4/3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान रखेंगे तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ये 7×5 = 35 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और उसके बाद ये भी 7×5 = 35, 0.5। अब इसका आप चाहेंगे तो गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच का मान 12 प्लस 2 इंटू 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 गुणे 3.5, तो 7×5 = 35। ये भी 7×5 = 35। तो ये 22 दूना के 44 और 12×5 = 60, ये एक अंक पर दशमलव। 2 दूना के 4 तो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 गुणे
0.5 गुणे 3.5, ये 6 चौके 24 को 4 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 2 26 प्लस ये 5 8 40 को 0, 5 8 40 4 44 और दशमलव के बाद 0 का महत्व तो खत्म हो जाएगा 3.5। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 3.5 गुणे 44 करेंगे तो 4 5 20 को 0, 4 3 12 2 14 140, तो 140 ये भी होगा 140, जोड़ेंगे 0 4 5 1, ठीक है। अब एक अंक पर दशमलव यानी 154 आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 154 प्लस आ जाएगा 154 आ जाएगा 154 आ जाएगा ये। अब कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 6 5 11 पे 1 होगा, 2 1 3 1 4, ये आ जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर इसी में एक अगला सवाल पूछा गया है, अथवा करके पूछा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, यह बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि यश बराबर दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, यानी पहले आपको त्रिज्या निकालना होगा तो आप व्यास निकाल सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन नहीं शंकु है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यस दिया है 90 पाई दिया है यह, प्लस पाई आर निकालना है, यल का मान दिया है 13 प्लस पाई आर स्क्वायर। ये देखिए पाई खत्म हो जाएगा, अब इसको इधर लेकर आइए, तो 13 आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 90 बराबर 0। 90 का गुणा करिए कि ये 13 है और ये 90 है, इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 13 गुणे 90। हमको ऐसा सजाना है कि घटाने पर आपका 13 आ जाए, 13 यहाँ पर है, ये प्लस आर स्क्वायर है और यह 13 आर है, 13 आर माइनस 90। तो आपको क्या करना है, 90 का गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 13 आ जाए, तो 18 5 90 और 18 में से 5 जाएगा 13 आ जाएगा, तो 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। आर कामन करेंगे तो आर प्लस 18 माइनस 5 कामन करेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0। इसको 0 करेंगे माइनस 18 जो कि अमान्य हो जाएगा, अमान्य, और इसको 0 करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको व्यास पूछा है तो व्यास जो है दुगुना हो जाएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 5 दूना के 10 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथा लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचा यह भवन है ए बी, और इसके शिखर से एक केबल टावर, ये है आपका केबल टावर, टावर है, केबल टावर है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, इसके पाद का अवनमन कोण क्या है, 45। जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, इस केबल टावर की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए तो यह x मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब यह 7 है तो यह भी 7 हो जाएगा, और इसको मैं y मान लेता हूं। तो पहले मैं इसमें लेता हूं, ये c मान लेता हूं, ये d मान लेता हूं, ये e मान लेता हूं। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर होगा लंब बटा आधार यानी 7 बटा x, तो tan 45 का मान 1 हो जाएगा, तो x बन जाए x बराबर 7 सेंटीमीटर।
7 मीटर, मीटर में दिया है तो 7 मीटर हो जाएगा। यक्स का मान 7 आ गया, तो यक्स माने इसका भी मान 7 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज में लेंगे बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में लेंगे tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, यानी कि y बटा में आधार कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो tan 60 का मान करने में 3 होता है, ये भाग में है तो गुणा में, y का मान 7√3 आ जाएगा। तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हमें निकालना है, तो ये 7 और प्लस 7√3, तो आप 7 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस √3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई जो आ रही है 7 और 1 प्लस √3 आ रहा है। अब इसी में एक अथवा करके सवाल पूछा है, कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये कोई क्या है, स्तंभ है, स्तंभ मान लेते हैं, स्तंभ ए बी है, और ये सूर्य है, तो सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जा रहा है, पहले फाई था ये, तो ये एंगल फाई हो जाएगा, और फाई से क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है, फाई से आपका क्या हो रहा है, थीटा, पहले ये फाई था, अब इसके बाद ये हो रहा है थीटा, तो फाई से क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है, तो छाया जो है वह a मीटर अधिक हो जाती है। कितना अधिक होती है, a मीटर, इसको मैं b मान लेता हूं, और ये a है, ये c है, ये d है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल आसान है, स्तंभ की ऊंचाई, इसको आप x मान लीजिए, तो आप इसमें tan फाई ले लीजिए, tan फाई बराबर हो जाएगा h/x, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये भाग में है गुणा में h/tan फाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब यहां से tan थीटा ले लीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार h बटा में x प्लस a। अब यहां से tan थीटा है तो tan थीटा, h और x का मान यह है h/tan फाई और प्लस a। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसका इसमें गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा और h/tan फाई प्लस a tan थीटा बराबर h। अब इसको हम इधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा a tan थीटा बराबर h और माइनस h tan थीटा और बटा में tan फाई। अब यहाँ से h कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ से tan फाई का एक में गुणा होगा, तो tan फाई माइनस ये tan थीटा और बटा में tan फाई, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये tan थीटा और गुणा करेंगे तो tan फाई और बटा में tan फाई माइनस tan थीटा, tan फाई माइनस tan थीटा, ये आपका h का मान हो गया। तो ये जो है स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगा a tan थीटा tan फाई माइनस tan थीटा। अब हम लोग अपने पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल क्या पूछा गया है ये देखते हैं हम लोग। तो पांचवा सवाल दिया है, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पांचवा सवाल, तो आपको दिया है दो संख्याओं का योग 8 है, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 माइनस x, क्योंकि उनका योग 8 दिया है। कह रहा है व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग 8 बटा क्या है 15 है, तो इसका व्युत्क्रम कीजिए 1/x प्लस
1/8 माइनस एक्स बराबर 8/15। अब इसका एलसीएम लीजिए, x 8 माइनस एक्स, ये खत्म, ये 8 माइनस एक्स, ये खत्म, x बराबर 8 में कितना 15, ये कैंसिल हो जाएगा और 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 15 एकम 15 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर। आप इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15। इसको ऐसा सजाइए कि जोड़ने पर 8 आए, तो 5 3 15 और 5 3 8। इसका गुणनखंड मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, x माइनस 3 और x माइनस क्या आएगा 5 बराबर 0, तो x बराबर 3 आएगा और x बराबर क्या आएगा 5। यहाँ पर रख देंगे, तो पहली संख्या 3 होगा तो दूसरी संख्या 5, या पहली संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द्विघात समीकरण बना है, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। 182 का गुणनखंड हम लोग करते हैं, तो 2 9 18 और 2 13 7 91 हो जाएगा। 13 7 तो 7 दूना के 14, 14 में से 13 जाएगा 1, तो इसका गुणनखंड जो होगा x प्लस 14 होगा और x माइनस 13 बराबर 0। तो आप इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 14, x बराबर 13, यह अमान्य हो जाएगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक 13 हो जाएगा और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा पेपर था उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो मुझे आशा भी है कि आपका बिल्कुल 100% हुआ भी होगा, और मैं ये दुआ करता हूं कि आपका आगे आने वाला पेपर और बहुत बेहतर हो और आपको अधिक से अधिक ज्यादा मार्क्स मिले। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।